खगड़िया लोकसभा की बात कर रहा हूँ और अपने घर पे खड़ा हूँ, अलौली में मौजूद हूँ, तो ये मान कर चलिए कि यहाँ राजेश वर्मा नहीं, यहाँ पे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है। आपका अपना बेटा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है और राजेश मेरे छोटे भाई नहीं, एकदम भाई के समान दिन रात साल की तरह साथ चलने वालों में से है। सबका आशीर्वाद है ना? कितने नंबर पर बटन दबाना है? कितना नंबर? सबको पता है 2 नंबर। भाइयों के बीच आया हूं तो आज आप लोगों से कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा, आप लोगों से ईमानदारी की बातें कर रहा। जिस तरीके से आज देश का बिहार के हालात है उसकी सटीक जानकारी आज अपने परिवार के लोगों को मैं देने आया। आप सब ने मेरा, मेरे नेता, मेरे पिता, मेरे परिवार को आप सब ने हर विपरीत परिस्थिति में मजबूती से साथ देने का काम किया। मेरे पिता की जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि पर जिस तरीके से उनके संघर्ष के दौर पे आप सब एक पिता की तरह, मां बनकर, भाई बनकर आप उनके साथ खड़े रहे, वही आशीर्वाद आप लोगों ने चिराग पासवान को भी देने का काम किया। जब मैं अपने राजनीतिक, अपने व्यक्तिगत जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा था, उस वक्त आप सब ने मेरा पिता बनकर, मेरा मां बनकर, मेरे भाई बनकर आप लोगों ने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखने का काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं है। आज अगर वो जीवित होते तो आज मेरी जगह वो यहाँ पर मौजूद होते। आज वो आप लोगों के बीच मेरे भाई और अपने बेटे राजेश वर्मा जी के लिए आज वो आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहे होते, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है। पिता के अधूरे सपनों को, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ निकला। पापा ने हर संभव प्रयास किया कि किस तरीके से अपनी जन्मभूमि को, अपनी कर्मभूमि को वो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जा सके। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों के लिए उनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा। जब जब उनको सत्ता का साथ बिहार में नहीं मिला और लंबे समय तक एक ऐसा जंगल राज का दौर हम सब लोगों ने देखा जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता को छोटे छोटे कार्य, शहर बन्नी गांव में एक छोटा सा पुल पुलिया बनाने तक के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता था, ये तमाम परिस्थितियां हम लोगों ने देखी। और उस दिन मेरे नेता, मेरे पिता ने ये संकल्प लिया था कि एक दिन अपनी पार्टी बनाकर अपने उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा कर कर खगड़िया के हर उस सपने को पूरा करेंगे जो सपना कभी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के इन अधूरे सपनों को पूरा करने आज आप लोग के बीच आया। आप लोगों के साथ आज ये जानकारी भी साझा करने आया। पहले चरण, दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और इन दोनों चरण के मतदान के बाद एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो परिणामों के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। पर ऐसे में एक अहम जिम्मेदारी हम सब की भी बनती है कि जब 4 जून के बाद मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लें, तो ऐसे में खगड़िया लोकसभा का यहाँ अलौली से जीता हुआ प्रत्याशी, यहाँ से गया हुआ सांसद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान निकाले, आप लोगों की समस्या का हल करे। एक ऐसा व्यक्ति जो जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आप लोगों की जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करे, आप लोगों की परियोजनाओं को पारित कराने का काम करे। और ये काम सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, वो है मेरे छोटे भाई राजेश वर्मा। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आया, जहां एक तरफ तीसरी बार
देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनका प्रधानमंत्री बनना जरूरी भी है। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। आज से पहले हममें से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। ये श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, हमें क्या। पर जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 25 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी होती है। इस बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। हमारा देश विकसित तब बनेगा जब देश का हर एक राज्य विकसित बनेगा, जब बिहार जैसा पिछड़ा राज्य विकसित बनेगा, जब हम लोग का हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और हर एक गांव जब विकसित बनेगा। और ये लक्ष्य अब तय कर लिया गया है। 2047 तक बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो विकसित गांव की श्रेणी में ना आता हो। और इसकी नींव में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। आज से पहले किसी ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की थी। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता को फर्क नहीं पड़ता था कि महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी ने शौचालय की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के सम्मान को जरूरत, पर उस महिला के लिए कितनी बड़ी जरूरत है उसके लिए शौचालय बनाकर देने का काम किया। चूल्हा चौखट के धुएं से जो दिन रात अपने परिवार का पेट भरने के लिए आप लोग जब चूल्हा झोंकती थी, उसके धुएं से जो स्वास्थ्य पे जो गलत प्रभाव पड़ता था, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने उसकी चिंता करके घर घर गैस पहुंचाने का काम किया उज्ज्वला योजना के माध्यम से। कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए। हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का इंतजाम करवाया आयुष्मान योजना के तहत। ये बुनियादी जरूरत है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, सम्मान से जुड़ी हुई ये बुनियादी जरूरत है जिसकी चिंता आज से पहले किसी ने नहीं की। आज हर एक परिवार को, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज से पहले किसी ने गरीबों के खाने की चिंता नहीं की। आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना जो चलाई जा रही है वो भारत देश में चलाई जा रही है, जिसकी सोच मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। आज देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की थी। राशन मिल रहा है ना आप लोगों को? किस किस को मिल रहा, हाथ उठा के बताइए। ये सोच, गरीबों की चिंता, उनके खाने की, उनके सम्मान की, उनके स्वास्थ्य की, ये चिंता आज हमारे प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। ऐसे में साथियों हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, हम लोगों की जवाबदेही और बढ़ जाती है कि जो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हम लोगों के गांव की चिंता कर रहा है, अलौली के एक घर की चिंता कर रहा है, उस प्रधानमंत्री की चिंता करने की जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि कई लोग ऐसे आएंगे जो हम लोग को भ्रमित करने का काम करेंगे, बड़ी बड़ी दिखावटी बातें करेंगे और तो और डर तक फैलाने का काम करेंगे। आएंगे आप लोग के बीच में तो क्या कहेंगे कि भैया हमको वोट दीजिए, हम बड़ा बड़ा
कल कारखाना सब कुछ लगा देंगे, तो भैया काहे नहीं लगा दिए थे? 55 साल तक कांग्रेस पे हम लोगों ने भरोसा किया, देश ने एक तरफा मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया, तब ये लोग कुछ नहीं कर पाए। गरीबी हटाओ का नारा देते रह गए, गरीबी तो हटी नहीं, गरीबों को इन लोगों ने हटाने के लिए अत्याचार करना शुरू किया। वही दूसरी तरफ राजद, 15 साल तक एक तरफा हम लोगों ने राजद पर भरोसा किया, एक एक परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री तक बना के दिए, पर बदले में क्या मिला? वही अपमान, वही गाली, वही लाठियां। 90 का दशक याद कीजिए, महिलाओं का घर से निकलना दुश्मन था। जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया जाता था, गाली दी जाती थी, और ये श्रृंखला रुकी नहीं है। आज भी महिलाओं को गाली दी जाती है, मेरे परिवार की महिलाओं को दी जाती है, आपके घर की बेटी, मेरी माँ, आपकी बहू तक तो गाली दी जाती है। और खुले मंच पर, सार्वजनिक तौर पर राजद के बड़े नेता मेरे भाई तेजस्वी के सामने तो मंच पे खड़े रहते हैं, उनके सामने हम लोगों के परिवार की बहू बेटियों को गाली दी जाती है, और वो लोग खामोशी से सुनते हैं, बल्कि उन असामाजिक तत्वों का मनोबल तक बढ़ाने का काम करते हैं। ये वो जंगल राज है, और इस जंगल राज का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। जो लोग लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार करने का काम करते थे, आज वही लोग वापस दस्तक देते। जो लोग यहाँ पर बम विस्फोट कराकर नरसंहार करने का काम करते थे, आज वही लोग हम लोग की दहलीज पर खड़े हैं, आप लोगों के पास आ रहे हैं अपना मत मांगो। याद कीजिएगा वो दौर, किस तरीके से नरसंहार किया जाता था, किस तरीके से अत्याचार किया जाता था। ऐसे में साथियों, ये लोग सिर्फ डराने की राजनीति करेंगे। अब आते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर देश में सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज वो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये लोग डराने का काम कर रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर रामविलास पासवान जी के संघर्षों की, आपके बेटे के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना संविधान पर कोई आ जाएगी, ना आरक्षण पर कोई आ जाएगी। सिर्फ ये लोग डराने की राजनीति करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर मौजूद है, संतोष बाजी जी यहाँ पर मौजूद है, संतोष सुमन मेरे भाई यहाँ पर, जिनको खास तौर पर हम सब के अभिभावक आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने यहाँ पर भेजने का काम किया। उन्होंने खास तौर पर ये संदेश लेकर आप लोगों के बीच में भेजा, दांत में उनके तकलीफ था नहीं आता, उन्होंने भेजा कि जाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाए कि जो लोग इस तरीके के भ्रमित बातें करते हैं, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई उमेश कुशवाहा जी को यहाँ पर भेजने का काम किया, ताकि जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से हम लोग कम से कम सावधान रहें। साथियों, जो लोग बोलते हैं कि ये लोग संविधान और आरक्षण फलाना छीन लेंगे, छीनने वाले ये लोग हैं। अगर ये लोग सत्ता में आ गए, चाची याद रखिएगा, गैस घूस मिलना सब बंद हो जाएगा, कोई उसके बाद राशन नहीं मिलेगा। अभी मिलता है ना 5-5 किलो का राशन, नहीं मिलेगा। अगर ये लोग जीत गया, जो लोग भी आज विपक्षी दलों का झंडा उठा के घूम रहा है, जीत गया तो घर पे राशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जितना ये जो किसान सम्मान निधि और ये सब आयुष्मान का योजना, ये सब ये लोग बंद करवा देंगे। ये लोग तो इतना ही नहीं, आप लोगों की जो संपत्ति है, आप लोगों की जो जायदाद है, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे इनहेरिटेंस टैक्स, आजकल उसको कांग्रेस और राजद लागू करना चाहती है। क्या मतलब होता है भैया इसका? मतलब ये कि जो भी जमीन जायदाद आप लोग लिए हैं ना, जो भी पाई जोड़कर आप लोग बनाए हैं, उसका 55% हिस्सा सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, कांग्रेस और राजद अपने कब्जे में ले लेगा। जो भी आप लोग जमीन, जो छोटे किसान हैं, छोटी सी जमीन इकट्ठा किए हैं, उसका 55% हिस्सा ले लेगा। आप लोग जितना जेवर जायदाद इकट्ठा किए हैं,
वो सब उसका 55% हिस्सा ये लोग छीन लेगा। कांग्रेस और राजद की ये सोच है। इसीलिए बहुत सोच समझकर हम लोगों को मतदान करने की जरूरत है। और आज एक परिवार का बेटा होने के नाते यही संदेश, यही जानकारी आज आप लोगों के बीच साझा करने आया कि हम सबको किसी बहकावे में नहीं आना है, एकजुट होकर, एकत्रित होकर। और आज जब मैं यहाँ खगड़िया की बात कर रहा हूँ, खगड़िया लोकसभा की बात कर रहा हूँ और अपने घर पे खड़ा हूँ, अलवाली में मौजूद हूँ, तो ये मान कर चलिए कि यहाँ राजेश वर्मा नहीं, यहाँ पे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है। आपका अपना बेटा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और राजेश मेरे छोटे भाई नहीं, एकदम भाई के समान दिन रात साल की तरह साथ चलने वालों में से है। एक एक मत जो आपका मेरे भाई राजेश के लिए जाएगा वो सीधा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम करेगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेगा, और आपके बेटा, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। सबका आशीर्वाद है ना? कितने नंबर पर बटन दबाना है? कितना नंबर? सबको पता है 2 नंबर? दिखाइए तो सब लोग, चाची दिखाइए 2 नंबर। 2 नंबर पर कौन सा छाप है? हेलीकॉप्टर छाप। अभी देखे थे ना, आए थे हम लोग हेलीकॉप्टर पर, उसी पर बटन दबाना है। दबाइएगा ना बटन? तो हम हमारे छोटे भाई को, हम उमेश जी, हमारे भाई संतोष सुमन जी, सब मिलकर आपकी तरफ से विजय की माला पहना दे। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। जोरदार ताली आप लोग बजाते रहिए। आइए